जय माता दी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ अभी कटरा में और आज मैं यहाँ करने वाला हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा और साथ ही साथ आप सभी को भी लेके चलने वाला हूँ माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे वर्चुअली इस वीडियो के थ्रू। बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने को मिलेगा कि आप कटरा कैसे पहुँच सकते हैं, कटरा में आप कहाँ पे रुक सकते हैं, भवन के पास आप कहाँ पे स्टे ले सकते हैं, उसके अलावा किस किस मोड से आप माँ वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल घोड़े से, पालकी से, हेलीकॉप्टर के थ्रू या फिर बैटरी व्हीकल से यानी कि बैटरी रिक्शा से। तो उन सभी की डिटेल्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, उन सभी के प्राइजेस भी मैं आपको बताने वाला हूँ और उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बात करें कटरा पहुंचने की तो कटरा में रेलवे स्टेशन मौजूद है जहां तक कई सारी ट्रेन ऑपरेट होती हैं। बाकी ट्रेन की टिकट सडन प्लान बनने पे कई बार नहीं भी मिल पाती हैं, तो उस केस में आप बाई बस भी कटरा ट्रेवल कर सकते हैं। तो अगर आप भी बाई बस कटरा ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हैं तो उसका ब्लॉग भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो वो भी चेक आप कर सकते हैं। इसके अलावा कटरा के नियर जम्मू में एयरपोर्ट भी मौजूद है जहाँ तक दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट भी आसानी से मिल जाती है। और बाकी जी डेट है आज 25 मार्च, जिस दिन मैं ये यात्रा करने वाला हूँ। नवरात्रे आने को ही है, 30 मार्च से नवरात्रे स्टार्ट है। तो अगर आप नवरात्रे में माँ वैष्णो देवी की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये ब्लॉग आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। अभी ये ब्लॉग मैं कब तक अपलोड कर पाऊंगा वो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन हाँ, अगर आप नवरात्रे में आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये ब्लॉग आपको काफी हेल्प करने वाला है। बाकी चलिए अभी बात करते हैं कि आप कटरा पहुंच के कहाँ पे स्टे ले सकते हैं। तो मैं अभी मौजूद हूँ निहारिका कॉम्प्लेक्स में और यहाँ निहारिका कॉम्प्लेक्स में ना 3 भवन मौजूद है, निहारिका भवन, आशीर्वाद भवन और शक्ति भवन। तो शक्ति भवन और आशीर्वाद भवन जो है ना, वहाँ पे डॉर्मेट्रीज रहती है जिनका चार्ज रहता है 150 रुपीज पर बेड पर पर्सन। उसके अलावा जो निहारिका भवन है वहाँ पे आपको प्राइवेट रूम देखने को मिलते हैं, एसी और नॉन एसी। उनकी जो कॉस्टिंग होगी वो स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। और बाकी यहाँ पे काफी एडवांस में बुकिंग करवानी पड़ती है, खासकर नवरात्रों के टाइम पे तो भाई बहुत रश होता है, तो यहाँ पे स्टे मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इनकी जो वेबसाइट है, जो बुकिंग वेबसाइट है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर कभी आप नवरात्रे के बाद भी प्लान कर रहे हैं या एडवांस में प्लानिंग कर रहे हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पे स्टे बुक करवा सकें। बाकी अगर यहाँ पे स्टे अवेलेबल नहीं है तो देखिए कटरा में होटल्स, गेस्ट हाउस की तो कमी नहीं है, तो कहीं पे भी आप रुक सकते हैं। लेकिन उनका जो प्राइस रहता है वो एज पर सीजन, एज पर डिमांड बढ़ता घटता रहता है, बट इनका जो प्राइस रहता है ना वो थ्रू आउट द ईयर फिक्स रहता है। तो यहाँ पे स्टे करने का ये थोड़ा सा फायदा मिल जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे नहीं करना पड़ता है। बाकी यहीं पे आपको हेली सर्विस बुकिंग काउंटर भी देखने को मिल जाता है। अगर तत्काल में आपको हेलीकॉप्टर की सर्विस चाहिए तो वो भी यहाँ पे आप आके पता कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको एडवांस में बुकिंग करनी है तो उसकी वेबसाइट भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पे विजिट करके आप हेली सर्विस की टिकट बुक करवा सकते हैं यहाँ कटरा से माता वैष्णो देवी भवन के लिए। लेकिन आपको पता है सीजन का टाइम है, नवरात्रे आने वाले हैं, तो भाई साहब करंट में टिकट तो आप भूल ही जाइए, ऑनलाइन ही आपको बुकिंग करवा के आनी पड़ेगी, वो भी काफी एडवांस में। तो इनकी जो वेबसाइट होगी ना, ऑफिशियल वेबसाइट, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कोशिश करें उसी वेबसाइट पे जाके हेली सर्विस की टिकट आप बुक करवाएं, क्योंकि इसमें भी काफी सारे फ्रॉड होते हैं। कई सारे लोग फेक वेबसाइट बनवा के आपके साथ फ्रॉड भी कर सकते हैं, तो उससे भी थोड़ा सा सतर्क रहे। बाकी आपको बता दूं, हेली सर्विस का जो टिकट प्राइस होता है ना फ्रॉम वन साइड, वो रहता है 2210 यानी कि 2210 रुपीज। बाकी जी यही कॉम्प्लेक्स में आपको श्राइन बोर्ड के भोजनालय भी देखने को मिल जाते हैं, जहां आप नॉमिनल कॉस्ट में अच्छा खाना भी खा सकते हैं। बाकी आपको कटरा से लेके वैष्णो देवी भवन तक जितने भी श्राइन बोर्ड के भोजनालय देखने को मिलते हैं, सभी जगह ऑलमोस्ट रेट सेम होता है और काफी रीजनेबल भी होता है। इसी कॉम्प्लेक्स के बाहर कटरा का गवर्नमेंट बस स्टैंड भी मौजूद है, जहाँ से जम्मू और आसपास के और भी कई क्षेत्रों से आने जाने वाली बसेस आपको देखने को मिल जाती हैं। बाकी जी यहाँ से आपको पटनी टॉप और शिव खोड़ी जैसी जगह के लिए भी जाने के लिए बसेस देखने को मिल जाती हैं। बाकी कटरा बस स्टैंड के बाजू में ही फुआरा चौक के नजदीक आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से आपको लेना होता है RFI कार्ड, जिसके बिना ये यात्रा आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिखाना होता है अपना आधार कार्ड और क्लिक करवानी होती है एक फोटो, जिसके बाद आपको ये कार्ड दे दिया जाता है। इसके बाद फुआरा चौक से ही आप दर्शन कर सकते हैं अर्धकुंवारी मंदिर के, जो कि त्रिकूट पर्वत पे बसा हुआ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं बाणगंगा द्वार की तरफ, जो कि फुआरा चौक से करीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जहाँ से शुरू होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। तो जी फुआरा चौक से शेयरिंग ऑटो लेके अभी हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा गेट, जिसको कि दक्षिणी द्वार के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आपको बता दूं, शेयरिंग ऑटो के हमें लगे 50 रुपीज पर पर्सन। 2 लोग थे हम, तो यानी कि 100 रुपये हमें देने पड़े। अभी दूसरा शख्स कौन मेरे साथ यात्रा कर रहा हूँ उनसे मैं अभी आगे आपको मिलवाऊंगा। बाकी आप पीछे देखिए ग्रिल्स में यहाँ पे बहुत सारी चुनियाँ बंधी हुई आपको नजर आ रही होंगी। तो लोग आते हैं वैष्णो देवी में, मन्नत मांगते हैं, चुनरियाँ यहाँ पे बांधते हैं और मन्नत जब पूरी हो जाती है तो चुनरियाँ यहाँ आके खोल देते हैं। नमस्कार भैया, जय माता दी। जय माता दी भाई। क्या दे रहे हैं आप? ये चुन्नी सर माता रानी का बैंड होता है। कितने की? 20 का। अच्छा 20 की 2। और देख लीजिए दूसरे शख्स जो हमारे साथ वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं वो है सुनील गर्गी भाई। क्या हाल है भाई? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो देख लीजिए अभी हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा गेट, यानी कि दक्षिणी द्वार के बिल्कुल सामने, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। वहाँ पे आपको बोर्ड नजर आता है जिसपे लिखा है जय माता दी स्वागतम।
दक्षिणी द्वार जो है ना बेसिकली एक चेक पोस्ट का भी काम करते हैं, वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है और करीबन वहाँ लाइन में लग के चेकिंग करवाने में हमें आधा घंटा लग गया। बाकी अभी यहाँ से हम अपनी यात्रा पे आगे की ओर निकल चुके हैं और आपको बता दूँ अभी हम यहाँ से कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे बाण गंगा। और बाण गंगा से माता के भवन का जो डिस्टेंस होता है ना वो रहता है करीबन 12 किलोमीटर और माता के भवन से जो भैरवनाथ के मंदिर का डिस्टेंस होता है वो हो जाता है 3 किलोमीटर। तो यात्रा संपन्न तब मानी जाती है जब आप भैरव बाबा के दर्शन करते हो। तो आप ये कह सकते हो कंप्लीट यात्रा का जो डिस्टेंस यानी कि दूरी हो जाती है ना वो हो जाती है करीबन 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना। वैसे आपको बता दूँ जिस रास्ते से अभी हम माँ के भवन की चढ़ाई करने वाली हैं वो पुराना रास्ता है। नया रास्ता शुरू होता है ताराकोट से जो कि आई थिंक 2017 में बना था। वो शायद इससे थोड़ा सा और दूर पड़ता है लेकिन उसमें ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, मतलब ज़्यादा स्टीप नहीं है वो रास्ता, वो थोड़ा सा प्लेन रहता है। और देखिए दक्षिणी द्वार से थोड़ी दूर आते ही हम पहुंच गए उस पॉइंट पर यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। ऊपर आप देख भी रहे होगे न्यू ट्रैक ताराकोटे मार्ग, यानी कि अगर आप इधर से जाओगे तो आप नए वाले रास्ते की तरफ पहुंचोगे, ताराकोट की तरफ पहुंचोगे जहाँ से नया रास्ता शुरू होता है। और इधर से आप निकल जाओगे तो आप पुराने रास्ते को फॉलो करते हुए जाते हैं। बाणगंगा से पहले ही आपको घोड़ा खच्चर, पिट्ठू एंड पालकी का एक काउंटर भी देखने को मिल जाता है और एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाने तक के रेट्स भी यहाँ बोर्ड पे मेंशन होते हैं जो कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। ऐसे ही काउंटर्स पूरी यात्रा के दौरान मेन लोकेशंस पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यात्रा के बीच में भी काफी सारी जगह से आप इनकी सेवा ले सकते हैं। तो देख लीजिए अभी हम पहुंच चुके हैं बाण गंगा की पवित्र जलधारा पे। बाकी बाण गंगा को कुछ इस तरह देख के यार बहुत अजीब सा लग रहा है। आप देख रहे हो काफ़ी कचरा लोगों ने फैला रखा है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यहाँ तो कोई लोग नहा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे पानी उतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे नहाने वगैरह की अरेंजमेंट करी गई है श्रद्धालुओं के लिए। और यहाँ से नहाने के बाद फिर श्रद्धालु अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हैं और जो लोग नहीं नहाते हैं वो पानी के छींटे लगाते हैं और यहाँ से यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। बाणगंगा के दर्शन करके आप साथ ही में बने बाणगंगा मंदिर में माता के दर्शन कर सकते हैं और यहाँ से यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा के दौरान रास्ते में आपको काफी दुकान देखने को मिल जाती हैं जहाँ से आप बहुत कुछ खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से प्रसाद और ये लाठियाँ भी ले सकते हैं जिनकी मदद से चढ़ाई करना थोड़ा सा आरामदायक हो जाता है। तो देख लीजिए बाणगंगा पे यहाँ पे आपको नंबर 1 स्टूडियो दिखाई दे जाता है। भैया यहाँ पे मौजूद है। हेलो भैया, क्या हाल है? क्या चार्ज लेते हैं यहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाने का? अच्छा साइज के हिसाब से रहती है। अच्छा 150, 200, 300 साइज़ के हिसाब से रहता है। तो देखिए यहाँ पे माता के 3 पिंडी रूप के दर्शन आप कर सकते हैं, मतलब उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। शिव जी विराजित हैं यहाँ पे, माता का शेर है, यहाँ देख लीजिए शिकारा बोर्ड यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी वगैरह आप करवा सकते हैं, उसका प्रिंट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए भैया, अच्छा लगा मुलाकात करके। जय माता दी। अच्छा जी, बाणगंगा क्रॉस करके अभी हम पहुंचे हैं शुभ्रा भवन। टाइम हो रहा है 3:43 और आपको बता दूं यहाँ शुभ्रा भवन में ना अच्छी खासी बैठने की अरेंजमेंट है, मतलब वेटिंग हॉल यहाँ पे मौजूद है। तो अगर यात्रा करते हो आप थक गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे चाय की लंगर सेवा भी चलती है, मतलब फ्री में आप यहाँ पे चाय पी सकते हैं। बाकी चार्जिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे जगह जगह बने हुए हैं, तो अगर आपके मोबाइल्स वगैरह डिस्चार्ज हो गए हैं, पावर बैंक डिस्चार्ज हो गए हैं तो वो भी चार्ज आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों के अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं, साथ साथ चाय भी चल रही है जो हमने यहीं से ली है। तो इन सब चीज़ों के अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा आप सभी जानते हो कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया के अदर पार्ट्स की सिम वर्क नहीं करती है। तो अगर आप चाहें तो कटरा बस स्टैंड के आसपास से सिम खरीद सकते हैं। काफ़ी सारी शॉप वगैरह वहाँ पे मौजूद है जो कि सिम वगैरह देती हैं। हाँ, अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो पोस्टपेड कनेक्शन आपका यहाँ पे अच्छे से वर्क करेगा। मेरा एयरटेल पोस्टपेड है और अभी तक सिम के नेटवर्क में कोई इशू यहाँ तक नहीं आया है। भैया कितने की देते हैं सिम वगैरह? 300 की, 350 की। अच्छा, और क्या उसमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं? 300 में 1 GB पर देगा, 350 में 1.5 GB पर देगा। अच्छा, हमें पीछे कोई बता रहा था कि अनलिमिटेड मिलता है। अच्छा, ऐसा। बाकी बीच में कई जगह आपको ये मसाज चेयर वाली शॉप्स भी देखने को मिल जाती हैं जहां 100 रुपीज 20 मिनट मसाज के लिए जाते हैं। तो लौटते टाइम जब आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस करें तो यहाँ पे मसाज आप करवा सकते हैं। जय माता दी। टाइम हो चुका है 4 PM और अभी हम पहुंच चुके हैं गीता मंदिर। अब मेरे पीछे देख रहे हैं गीता मंदिर है, तो यहाँ पे भी दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बाकी आराम से यात्रा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचा रहे, और क्योंकि शूट करते हुए आ रहे हैं इसलिए भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी हाँ, यात्रा के दौरान मैं एक सलाह आपको देना चाहूँगा, गर्मियों का टाइम है, वाटर अपने साथ अच्छा खासा कैरी करके चलें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, अदरवाइज डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और तो बस इंजॉय करते हुए चलें, जय माता दी बोलते हुए चलें, तो माता जी अच्छे से यात्रा करवाई देती हैं।
हम डायरेक्ट दिल्ली से कटरा और फिर सीधा हमने चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि मैं तो सुबह 8 बजे ही पहुंच गया था, भाई का वेट कर रहा था। आपकी बस मेरे ख्याल से 1:30 बजे के आसपास आई थी। हाँ, तो 1:30 बजे तक मैंने भाई का वेट करा। फिर हमने उसके बाद RFI कार्ड बनाया, यात्रा शुरू करी। तो थकावट काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अभी और आगे बढ़ेंगे तो थकावट और ज़्यादा होगी, लेकिन ठीक है। पीछे बैग भी है जिसकी वजह से हाँ, बैग भी है, लेकिन ठीक है, सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, मौसम अच्छा ऊपर देखने को मिलेगा, तो होपफुली हमारी थकान थोड़ी बहुत तो दूर हो ही जाएगी। तो यात्रा करते हुए हम कुछ ही दिन में पहुंच जाते हैं चरण पादुका मंदिर। और अगर इस मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है श्रीधर नाम का माता का काफी बड़ा भक्त हुआ करता था, जिनको माता ने वैष्णवी रूप में सपने में एक बार दर्शन दिए। माँ ने उन्हें आदेश दिया कि वे भंडारे का आयोजन करें तथा उसमें सभी विद्वानों, ब्राह्मणों और गाँव के सभी लोगों को आमंत्रित करें। माँ के आदेश अनुसार श्रीधर भंडारे के आयोजन में जुट गए। उसके बाद गाँव के सभी लोगों को आमंत्रित करने पहुँच गए, लेकिन उनको यह चिंता सता रही थी कि वे भंडारे में भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे। लेकिन अगले दिन जब वे सुबह उठे तो भंडारे की व्यवस्था देखकर दंग रह गए, जो कि माता ने चमत्कार से किया था। इसके बाद भंडारा शुरू हुआ और श्रीधर ने ब्राह्मणों को और सभी लोगों को भोजन परोसा। कहा जाता है कि भैरवनाथ भी अपने शिष्यों के साथ भंडारे में पहुंचा। उसने श्रीधर व कन्या रूपी माँ वैष्णवी से मांस व मदिरा की मांग की। माता ने जब ऐसा करने से इनकार किया तो भैरवनाथ माता के साथ अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गए और इसी के कारण माँ वैष्णो वहाँ से अंतर ध्यान होकर त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान कर गयी। तब भैरवनाथ भी माता का पीछा करने लगे और चरण पादुका वही जगह थी जहाँ माता ने रुककर देखा कि भैरव उनका पीछा कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ रुकने की वजह से माता के चरणों के चिन्ह यहाँ बन गए, जिस कारण से इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। तो चरण पादुका मंदिर से जैसे आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे ना, यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। 160 सीढ़ियाँ हैं और पूरी वैष्णो देवी की इस यात्रा में ऐसी काफ़ी सीढ़ियाँ, काफ़ी शॉर्टकट आपको देखने को मिलती है, जो आपको थका थोड़ा बहुत भले ही दे, लेकिन सही बताऊँ ये आपकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कर देती हैं। लेकिन सीढ़ियों को चढ़े ही तब जब आपके घुटनों में प्रॉब्लम ना हो और आप हार्ट के मरीज ना हो, यानी कि आप हृदय रोगी ना हो, क्योंकि नीचे बोर्ड पर साफ साफ मेंशन था हृदय रोगी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश ना करें। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, अगर आप केपेबल हैं तो ही सीढ़ियाँ चढ़ें, क्योंकि हमारी भी सांस फूल गई यार। अगर कोई बंदा बीमार होगा, किसी को प्रॉब्लम होगी, तो भाई उसकी तो ऑब्वियस सी बात है कि हालत ख़राब हो ही जानी है। जय माता दी। बाकी जी यात्रा में थकान भले ही हमें हो रही है, लेकिन ऐसे जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, उनको देख के तो यार थकान ही दूर हो जाती है। मतलब सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और बाकी जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, ठंडक भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। तो देखिए अभी हमने नीचे ही इंद्रप्रस्थ भोजनालय पे खाना पीना करा था, जस्ट नीचे ही मौजूद है। थोड़ा सा आप आगे आएंगे, यहाँ पे निकलते हैं 2 रास्ते। एक जाता है ऊपर की तरफ जो आपको लेके जाता है अर्धकुंवारी, और वहाँ से आप हाथी मत्था होते हुए भवन की तरफ भी निकल सकते हैं। और इधर से निकलता है दूसरा रास्ता जो कि कहलाता है हिमकोटी मार्ग, और यहाँ से भी आप भवन की तरफ जा सकते हैं। बस फर्क इतना है कि ये आपको वाया अर्धकुंवारी और हाथी मत्था लेते हुए जाता है, और यहाँ से ये चीज़ें स्किप हो जाती हैं। लेकिन ये वाला रास्ता जो है थोड़ा छोटा पड़ता है, ये है 5.5 किलोमीटर, और यहाँ से भवन का रास्ता पड़ता है 6.5 किलोमीटर। बात करें अर्धकुंवारी की तो यहाँ गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भैरवनाथ से छिपने के लिए माता ने इस गुफा में 9 महीने तपस्या की थी और बिल्कुल उस तरह इस गुफा में रही थी जिस तरह एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है। तो शाम होने की वजह से और टाइम थोड़ा कम होने की वजह से हम यहाँ से सीधा भवन की ओर निकल जाते हैं, और अर्धकुंवारी की और डिटेल्स आपको लौटते टाइम इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ से कुछ दूर जाते ही हमें दिखाई देते हैं बैटरी व्हीकल्स के ये काउंटर, जहाँ से आप बैटरी व्हीकल में सवार होकर भवन तक जा सकते हैं, जिससे यात्रा थोड़ी सी आसान हो जाती है। इसका टिकट प्राइस होता है पर पर्सन 450 रुपीज और 5 साल तक के बच्चों के लिए बिल्कुल निःशुल्क। टिकट बुकिंग की बात करें तो टिकट आप बुक कर सकते हैं श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से। इसके अलावा ऑफलाइन भी इसकी टिकट आप यहाँ काउंटर से ले सकते हैं, बट कोशिश करें ऑनलाइन ही इसकी टिकट बुक करवा के आप आए, क्योंकि भीड़ भाड़ होने की वजह से कई बार ऑफलाइन टिकट नहीं भी मिल पाती है। ऑलरेडी गाइस टाइम हो चुका है 6:55 PM, और इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक वाया हाथी मत्था होते हुए आपको भवन पहुँचाता है, और दूसरा वाया हिमकोटी मार्ग होते हुए आपको लेके जाता है। तो हमने रास्ता चूज़ करा हिमकोटी मार्ग, क्योंकि हम अर्धकुंवारी नहीं गए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबी वेटिंग थी गर्भजून गुफा के दर्शन करने की, तो उतना टाइम तो हमारे पास नहीं था। तो इस वजह से हम हिमकोटी मार्ग से अभी जा रहे हैं, और हिमकोटी मार्ग पे चलते हुए अभी हम पहुँचे हैं उस पॉइंट पे जहाँ से और 2 रास्ते निकलते हैं। देख लीजिए, एक रास्ता निकल गया उधर से जो आपको लेके जाता है भवन की ओर, और एक रास्ता है ये सामने जो आपको यहाँ से लेके जाता है कटरा। वैसे आपको बता दूं ये कटरा की तरफ जाने वाला बिल्कुल नया रास्ता है, या ये कह सकते हो कि कटरा की तरफ से आने वाला नया रास्ता है जो कि ताराकोट से आता है। तो अभी यहाँ पे पहुंचे थे तो सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दें। तो हाँ, अगर आप नए रास्ते से आ रहे हैं, यानी कि
कटरा से आप ताराकोट आ रहे हो, फिर ताराकोट से इस रास्ते के थ्रू आप अर्धकुंवारी की तरफ आना चाह रहे हैं, भवन की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो आप इस पॉइंट पे आके मीट करेंगे। यहाँ पे स्पेशली कट भी दिया गया है अर्धकुंवारी के लिए, तो आप यहाँ से अर्धकुंवारी भी जा सकते हैं और यहाँ से आप भवन की तरफ भी निकल सकते हैं। हाँ जी भाई, कैसी चल रही है फिर यात्रा? तो जैसा कि हम चढ़ाई करके आए तो थकावट तो काफ़ी हो ही रही है, लेकिन नज़ारा इतने शानदार है कि थकावट फील नहीं हो रही है। और बाकी जय माता दी बोलते चलिए और पानी अपने साथ जरूर रखना। बाकी चलिए आगे चढ़ाई करते हैं। भाई देख लो, इन भाई की भी हिम्मत है। इस तरीके से यात्रा करना भाई कितना ज़्यादा कठिन है, आप देख के भी ये चीज़ समझ सकते हो। बाकी भाई नज़ारे देखो कटरा के, यहाँ से कितने ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे हैं रात में। लाइट्स में जगमगाता हुआ कटरा का ये जो शहर है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बाकी जी यहाँ हमें मिल गए हमारे कुछ सब्सक्राइबर भैया यहाँ पे मौजूद हैं जो ऑलरेडी हमारी वीडियोस देखते हैं। हेलो भैया, कैसे हैं? क्या नाम है भैया आपका? सौरभ। अच्छा, आपका नाम भी सौरभ है? अच्छा मैडम आपका नाम क्या है? अच्छा, आपका नाम? अच्छा, हरियाणा से हैं सारे। ओके, तो सर बता रहे थे इन्होंने हमारी काफ़ी सारी बसेस की वीडियो देखी, इवन दिल्ली से कटरा भी आप हमारी वीडियो देख के आए थे। कौन सी बस में आए थे? अच्छा, लक्ष्मी हॉलीडेज़ में। चलिए, अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। चलिए, जय माता दी। तो ठंड थोड़ी सी बढ़ने लगती है तो मैं फुल स्लीव की एक गर्म टी शर्ट पहन लेता हूँ। तो आप भी जब माता वैष्णो देवी की यात्रा पे निकले तो कुछ विंटर क्लोथ अपने साथ में ले आए, क्योंकि जैसे जैसे आप माता के भवन के नजदीक पहुँचने लगते हैं वैसे ही ठंड थोड़ी सी बढ़ने लगती है। इवन गर्मियों के समय में बरसात अगर हो जाए तो उसके बाद यहाँ मौसम रात को काफी ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो यात्रा में आगे बढ़ते हुए कुछ देर में हम पहुँच जाते हैं हिमकोटी, जहाँ आपको श्राइन बोर्ड की एक कैंटीन यानी भोजनालय, वेटिंग हॉल, पुलिस की एक चेक पोस्ट, ATM व डिस्पेंसरी देखने को मिल जाती है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए कुछ देर बाद हम पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पे जहां से हमें माता के भवन के दर्शन होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम भवन के नजदीक आने लगते हैं नज़ारे भवन के काफी ज्यादा शानदार दिखाई देने लगते हैं, जिनको देखते ही देखते रात 9:30 बजे हम पहुंच जाते हैं माता के भवन। और डे 1 में रात के 9:30 बजे हम पहुंचे थे माता के भवन। अभी माता के भवन पहुंच के सबसे मेन काम होता है पहले आप दर्शन करिए, और अगर रात बेरात आप पहुंचे हैं तो वहां पे स्टे करने का ऑप्शन आप ढूंढिए। अभी हमारा दोनों में से कोई भी काम रात को नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो हम लेट नाइट भवन पहुंचे, उसके अलावा हमारे साथ छोटा सा स्कैम भी हुआ। स्कैम ऐसा हुआ, वहाँ पे मौजूद है न्यू कालिका भवन, जो कि बेसिकली श्राइन बोर्ड द्वारा ऑपरेट होता है। वहाँ पे डॉर्मेट्री और प्राइवेट रूम्स वगैरह मिलते हैं। तो पंकज करके कोई तो शख्स था, मैंने उनको सुबह कॉल करा, उन्होंने कहा स्टे अवेलेबल है, आप मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, मैं वहाँ पे आपका स्टे बुक कर दूंगा। तो मैंने कहा कि मैं नीचे आपके निहारिका कॉम्प्लेक्स के बाहर ही खड़ा हूँ, मैं वहाँ आ जाता हूँ, आप वहाँ से मेरे स्टे बुक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है न्यू कालिका भवन की जो बुकिंग है वो निहारिका कॉम्प्लेक्स में भी हो जाती है कटरा में। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऑनलाइन बुकिंग होगी। तो मुझे उन पर थोड़ा सा शक हुआ, इस वजह से मैंने उनसे बुकिंग नहीं करवाई। फिर हम भवन पहुंच गए। भवन पहुंच के मैंने एक और बंदे को कॉल करा और इत्तेफाकन उसका नाम भी पंकज निकला। उन्होंने भी मुझे सेम यही बोला कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपकी बुकिंग करवा दूंगा। तो जब मैंने उनसे बोला कि सुबह भी मैंने एक पंकज को कॉल करा था, वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया और गुस्सा खा के उन्होंने कॉल काट दिया। और जब हम न्यू कालिका कॉम्प्लेक्स में पहुंचे ना, तब हमें वहां जाके पता चला कि वहां पे तो स्टे अवेलेबल ही नहीं है। तब हमें पता चला कि वो जो 2 बंदे थे हमारे साथ स्कैम कर रहे थे पंकज बन के। तो चलिए, इस स्कैम से तो हम जैसे तैसे बच गए, लेकिन हमने स्टे ढूंढने का काफी प्रयास करा, हमें वहाँ पे स्टे नहीं मिला। तो अभी बात कर लेते हैं कि आप भवन के आसपास स्टे कैसे बुक कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, वहाँ पे श्राइन बोर्ड द्वारा ऑपरेट किए जा रहे काफी सारे भवन मौजूद हैं, जैसे कि न्यू कालिका भवन, उसके अलावा न्यू श्री हर कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा दुर्गा भवन वहाँ पे मौजूद है। तो ये सब श्राइन बोर्ड द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पे बुकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आपको काफी एडवांस में यहाँ पे बुकिंग करवानी होती है। तो अगर आप एट अ टाइम पे जाओगे तो स्टे में भी शायद वहाँ पे आपको ना मिले, और खासकर सीजन टाइम पे तो भाई बड़ी दिक्कत होती है। बाकी आपको बता दूं, दुर्गा भवन में आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है 150 रुपए की, और रूम वगैरह की वहाँ पे जो प्राइसिंग होगी वो स्क्रीन पे आपको शेयर कर दूंगा। बाकी इनकी वेबसाइट भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो उस पर विजिट करके भी आप वहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। और हाँ, स्कैम से थोड़ा सा बच के रहें। बाकी कुछ लोग तो फेक वेबसाइट भी बना के स्कैम करते हैं, तो फेक वेबसाइट से भी थोड़ा सा बचे। जो वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर विजिट करके यहाँ पे स्टे बुक अपना करवा सकते हैं। बाकी चलिए अभी ये बात करते हैं कि हम भवन के पास कहाँ पे रुके, क्योंकि स्टे तो अवेलेबल ही नहीं था। तो आपको बता दूं, माता के भवन पे रोपवे का जो काउंटर है ना, जस्ट उसके नीचे ही एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स मौजूद है। मुझे कॉम्प्लेक्स का नाम तो याद नहीं आ रहा। वहाँ पे ना चादरें रेंट पे दी जाती हैं। चादरें बोल सकते हो, कंबल बोल सकते हो। बहुत पतले होते हैं तो कंबल कहना तो ठीक नहीं होगा, पतली दड़ी आप कह सकते हो। तो वो किराए पे वहाँ पे दी जाती है। मिनिमम 5 वो पतली दड़ी आपको देते हैं, जिसको पर दड़ी वो आपसे 100 रुपीज लेते हैं। बाकी ये जो अमाउंट होता है रिफंडेबल होता है। सुबह जैसे आप उनको वो रिटर्न करेंगे तो आपका अमाउंट रिफंडेबल हो जाता है। तो हमने वो दड़ी ली, 3 मैंने ली, 3 सुनील भाई ने ली, और हमने भाई रोड पे कोना देख के वहाँ पे बिछाई, और जैसे तैसे भाई 1 बजे के आसपास हम सोए, और सुबह 4 बजे हमारी नींद खुल गई, क्योंकि पूरी रात यात्रा चल रही थी, लोग छड़ी पटकते हुए जा रहे थे, तो भाई नींद ठीक से आ भी नहीं पाई, और 4:30 के आसपास नींद खुल भी गई। अच्छा, सिर्फ हम लोग ही ऐसे नहीं सो रहे थे, लाइन से रोड पे पब्लिक सो रही थी, वो पतली पतली दड़िया या कंबल कह सकते हो उनको रेंट पे लेके, क्योंकि
भवन के पास ना उतनी अकोमोडेशन नहीं है, उतने रूम्स वगैरह नहीं है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ जाती है कई बार, और खासकर अभी नवरात्रों का भी टाइम आने वाला है और बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई है, उनके एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो रश जो है ना काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि भाई ऐसा भी हो सकता है, हमें तो लगा था कि भाई कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टे मिल ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब पहुँचे तब हमें असलियत का पता चला कि भाई यहाँ पे तो उतनी ज़्यादा स्टे अवेलेबल ही नहीं है। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब सोना तो था ही वहाँ पे रात में, तो उस वजह से फिर हमने भी वो पतली सी दड़ियाँ या फिर कंबल रेंट पे लिए और जैसे तैसे उनको एक रोड पे किनारा देख के बिछाया और सो गए। तो जी अर्ली मॉर्निंग हमारी नींद तो खुल गई, लेकिन जैसे हम अपनी चादर रिटर्न करने गए ना, वहाँ जाके पता चला कि भाई ये जो चादरें वो रिटर्न होंगी करीबन 5:30 बजे के आसपास। तो हम 5:30 बजे गए, वो चादरें रिटर्न करी, फिर हम 5:30 बजे फ्रेशन अप होके निकले अपने बैग वगैरह जमा कराने के लिए, ताकि हम दर्शन करने जा सके, क्योंकि आपको पता है दर्शन करने आप जाओगे तो वहाँ पे बैग्स, लेदर आइटम्स, फ़ोन, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं होती, तो ये सब चीज़ें आपको सबमिट करनी पड़ती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो लॉकर रूम है ना, जो मेन लॉकर रूम है भवन के पास में, अभी वो गेट नंबर 3 के पास है शायद, तो वहाँ पे आपके बैग तो जमा हो जाते हैं, लेकिन आपके फ़ोन, पर्स वगैरह वो वहाँ पे जमा नहीं होते। फ़ोन, पर्स जमा कराने के लिए आप जाना पड़ता है दुर्गा भवन, और जब हम दुर्गा भवन पहुँचते हैं तो वहाँ पर पता चलता है कि भाई वो ओपन होता है 7:30 बजे। तो 7:30 बजे वहाँ अपना सामान सबमिट करा के हम निकलते हैं दर्शन करने के लिए और लगते हैं लाइन में। और लाइन देख के भाई थोड़ा सा हैरान भी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबी लाइन होती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई सीज़न का टाइम है, रश काफ़ी ज़्यादा है, तो हम थोड़ा सा पछताने लगते हैं कि भाई क्यों हमने रात में दर्शन नहीं कर लिए, क्योंकि रात में कसम से यार बहुत कम भीड़ थी। तो ये आपके लिए एक प्रो टिप है, अगर आप भी दर्शन करने आ रहे हो तो कोशिश करो कि रात को दर्शन आप कर लो, क्योंकि रात को ना उतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन सुबह के टाइम पे काफ़ी भीड़ आपको दर्शन लाइन में देखने को मिलती है। तो दर्शन करने हम सीधा निकल देते हैं और करीबन 3.25 घंटे के आसपास हमें दर्शन होते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। दर्शन करके आते हैं, उसके बाद हम श्राइन बोर्ड की बनी शॉप से लेते हैं प्रसाद, जो कि हमें पड़ता है 15 रुपीज़ पर पाउच, और करीबन 3 पाउच हम वहाँ से ले लेते हैं। मैं 3 पाउच लेता हूँ, भाई 2 पाउच वहाँ से लेते हैं। तो भवन के आसपास ऐसी 2-3 दुकानें आपको देखने को मिल जाती हैं श्राइन बोर्ड की, जहाँ से आप रीजनेबल रेट पे प्रसाद वगैरह ले सकते हो। उसके अलावा तो देखो दुनिया भर की दुकानें अवेलेबल होती हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, लेकिन श्राइन बोर्ड की जो दुकानें होती हैं ना, वहाँ पे रेट थोड़े से जायज़ रहते हैं। तो वहाँ से प्रसाद वगैरह लेके फिर हम निकल पड़ते हैं मार्केट एरिया की ओर, और वहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। अच्छा, वैसे आपको बता दूँ, भवन के आसपास ना आपको काफ़ी अच्छे खासे आउटलेट्स देखने को मिल जाते हैं खाने पीने के, जैसे कि गुलाब, सागर रत्ना, उसके अलावा डोमिनोज भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी चलिए, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बता दूं, मैं अभी मौजूद हूँ भवन के आसपास ही मौजूद हूँ, और आज हम यहाँ से यात्रा करने वाले हैं भैरव बाबा के मंदिर की, जो कि यहाँ से करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूर है, और आई थिंक 1 घंटा तो हमें लग जाने वाला है ट्रैक को करने के लिए। बाकी ये जो ट्रैक होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि भवन से लेके भैरव मंदिर तक ना काफी स्टीप चढ़ाई है। बाकी आपको बता दूं, भवन से भैरव मंदिर तक आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। टिकट प्राइस की बात करें तो टिकट प्राइस रहता है 100 रुपीज पर पर्सन फॉर अप एंड डाउन। उसके अलावा भवन के पास ही ना रोपवे टिकट का तत्काल काउंटर मौजूद है, तो वहां से आप तत्काल में टिकट बुक करवा के भी जा सकते हैं, अगर टिकट अवेलेबल होती है तो। बाकी आज तो तत्काल टिकट काउंटर पे काफी ज्यादा भीड़ थी, काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो इस वजह से रोपवे से तो हम नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ से करने वाले पैदल यात्रा, और देखेंगे कितनी देर में हम ऊपर भैरव बाबा के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। तो जी टाइम हो चुका है 12:55, और अभी हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर। बाकी देख लीजिए माउंटेन के 360 व्यूज यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। देख रहे हैं नज़ारे कितने ज़्यादा शानदार हैं। और बाकी यहीं दिखाई दे जाता है आपको भैरव मंदिर, वो सामने वहाँ पे मौजूद है भैरव मंदिर। तो भैरवनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बात की जाए तो जैसा आप सभी जानते हैं, भैरवनाथ से 9 महीने माँ छिपकर गर्भजून गुफा में अर्धकुंवारी पे रही थी, और इन 9 महीने में भैरवनाथ भी उस रहस्यमयी बालिका यानी कि वैष्णो देवी माता को ढूंढता रहा। माता इस गुफा में 9 महीने तक ध्यान मग्न रही और आध्यात्मिक ज्ञान और शक्तियाँ प्राप्त की। भैरव द्वारा उन्हें ढूंढ लेने पे उनकी साधना भंग हुई। जब भैरव ने उन्हें मारने की कोशिश की तो विवश होकर वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लिया और अपनी शक्ति से भैरव का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो कि यहाँ भैरव घाटी में आ गिरी। भैरव ने मरते समय क्षमा याचना की और माता से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जाहिर की। तो माता ने उन्हें यह वरदान दिया कि जब भी कोई मेरे दर्शन करने आएगा, उनकी यात्रा तब तक संपन्न नहीं मानी जाएगी जब तक वो आपके दर्शन भी ना कर लें। तो जी टाइम हो गया है 1:15, और भैरव बाबा के दर्शन हमने कर लिए थे, और अभी हम यहाँ से वापस लौट रहे हैं कटरा की तरफ। हालांकि व्लॉग को तो मैं यहाँ पे भी फिनिश कर सकता था, लेकिन अभी कटरा में जा रहा हूँ एक डिफरेंट रूट से, वाया सांझी छत होते हुए। तो सोचे कि इस रूट की इन्फॉर्मेशन भी आपको थोड़ी सी दे देते हैं, ये रूट भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, और ये भी आपको बताऊंगा कि इस रूट के थ्रू कितना टाइम हमें लगने वाला है यहाँ भैरव बाबा से कटरा तक पहुँचने के लिए। बाकी जी हमने काफ़ी घोड़े कच्चे पिट्ठू वालों से भी पूछा, उन्होंने हमें यही बताया कि सबसे शॉर्ट रूट जो है वापस जाने का वो यही रूट है, क्योंकि जिस रूट से हम आए आपको पता है वो माता के भवन होते हो जाता है, थोड़ा सा लंबा भी पड़ेगा। इसमें माता का जो भवन है वो बाईपास हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो मोस्टली लोगों ने हमें बताया कि भाई इसी रास्ते से जाओ, ये आपको काफ़ी शॉर्ट पड़ने वाला है।
तो जी टाइम हो गया है 2:20 और हम पहुंच चुके हैं सांझी छत। बाकी आपको बता दूं यहाँ सांझी छत से भी 2 रास्ते निकलते हैं। एक आपको डायरेक्ट लेके जाता है माता के भवन के लिए और दूसरा रास्ता जाता है भैरव मंदिर की ओर, जिससे अभी हम वापसी कर रहे हैं कटरा की ओर वाया सांझी छत होते हुए। बाकी जी यही सांझी छत पे ना एक कैंटीन भी मौजूद है, आप लंगर हॉल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे लंगर भी चलता है जिसमें हलवे और छोले का प्रसाद, उसके अलावा चाय भी दी जाती है। काफ़ी टेस्टी होता है, हमने भी यहाँ पे खाया। बाकी सच में टेस्ट काफ़ी शानदार था। हलवा और छोले खा के तो भाई मज़े ही आ गए। हाथी मत्था के बारे में ना कुछ तो स्टोरी थी, मुझे याद नहीं आ रही। तो देखिए अभी हम हाथी मत्था से थोड़ा नीचे की ओर आ गए हैं और यहीं से हमें दर्शन होने शुरू हो गए हैं अर्धकुंवारी के। तो जी टाइम हो चुका है 3:30 और हम अभी पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। बाकी अर्धकुंवारी के बारे में तो आप जानते होंगे। अर्धकुंवारी जाना जाता है अपनी गर्भजून गुफा के लिए, जहाँ पे माँ वैष्णवी ने 9 महीने भैरवनाथ से छुपकर घोर तपस्या की थी। तो गर्भजून गुफा में दर्शन की बात करी जाए तो यहाँ दर्शन करने के लिए आपको यहाँ बने काउंटर से पर्ची लेनी होती है और यहाँ ग्रुप के हिसाब से वेटिंग चलती है और रश टाइम एंड सीजन में ये वेटिंग 1 दिन तक भी हो सकती है। इसके अलावा आप गर्भजून गुफा की आरती में भी सम्मिलित हो सकते हैं, जिसकी ऑफलाइन बुकिंग डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी इस आरती के टिकट आप ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे स्टेइंग ऑप्शन की बात करें तो काफी सारे भवन यहाँ मौजूद है, जैसे कि भगवती भवन, शारदा भवन, शैलपुत्री भवन, जो कि श्राइन बोर्ड के अंडर आते हैं। तो उनमें स्टे तो आप श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करवाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी उनमें डॉर्मेटरीज वगैरह 150 रुपीज में आसानी से मिल जाती है अगर अवेलेबल होती है तो। बाकी लंगर अगर आप यहाँ अर्धकुंवारी में चखना चाहते हैं तो शीतला भवन यहाँ मौजूद है, जहाँ डेली बेसिस पे लंगर चलता है। लंगर की टाइमिंग स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ अर्धकुंवारी में लंगर चखना चाहते हैं तो शीतला भवन में आप जा सकते हैं। तो चलिए अभी तो फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं कटरा की तरफ, क्योंकि शाम की हमारी बस भी है। तो चलिए अभी यहाँ से निकलते हैं कटरा की ओर। तो अर्धकुंवारी से निकल के चरण पादुका और बाणगंगा होते हुए बाणगंगा गेट यानी कि दक्षिणी द्वार हम पहुंच जाते हैं शाम को 5:45 बजे, जहां से 100 रुपीज में 2 लोगों का शेयरिंग ऑटो लेके हम पहुंच जाते हैं कटरा में फुआरा चौक। फुआरा चौक से 50 रुपए में हम दूसरा ऑटो लेके पहुंच जाते हैं प्राइवेट पार्किंग। क्योंकि आपको बता दूं कटरा से ऑपरेट होने वाली सभी प्राइवेट बसेस प्राइवेट पार्किंग से ऑपरेट होती हैं, जो कि फुआरा चौक से करीबन 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस में सिचुएटेड है। तो पार्किंग से बस में बोर्ड होके हम आ जाते हैं दिल्ली और कटरा का ये सफर होता है समाप्त।